Hello students, welcome to you all on my YouTube channel named Abhishek Tiwari Total NCERT Solutions. Students, I'm your I'm your teacher Abhishek Tiwari is presenting you the very second lecture of the fourth chapter of Geography of Class 10 CBSE NCERT, which is agriculture. Okay. सो लास्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिग्निफाई किया एग्रीकल्चर को, उसकी अपनी टाइप्स को हम लोग स्टडी करने चल रहे थे और टाइप कर रहे थे, और उसमें हम लोगों ने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को पढ़ा, जूमिंग और तमाम तरह की जो प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हुए फार्मिंग होती है उसके क्या फ़ीचर्स होते हैं, हमने इन चीज़ों के बारे में स्टडी किया. स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग. अब हम लोग दूसरे टाइप की फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, विच इज़ इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है, जिसको हम गहन जीविका प्रधान खेती कहते हैं. सो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जहाँ पे बहुत डेंसली जो है, ठीक है, जीविका के लिए ही डेंसली जो है फार्मिंग की जाती हो, बहुत ज़्यादा सघन खेती की जाती हो. ठीक है, ऐसे फार्मिंग को जो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. अब जैसा कि नाम से ही इसमें मालूम हो रहा है, लोकेट हो रहा है कि कौन से प्लेस की ये बात कर रहा है. अब आप देखिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो इंटेंसिवली एग्रीकल्चर करने की आवश्यकता कहाँ है? जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो, जहाँ मांग ज़्यादा हो. ठीक है, जिस स्थान पे एग्रीकल्चरल फार्म प्रोडक्ट्स की मांग ज़्यादा होगी वहीं तो इंटेंसिव फार्मिंग होगी. तो इंटेंसिव फार्मिंग वहीं होगी जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा. मांग जहाँ ज़्यादा होगी, मांग वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा. इसका मतलब इस तरह की जो एग्रीकल्चरल फीचर है वो हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरियाज़ में पाया जाता है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरियाज़ ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. जिन क्षेत्रों में हाई पॉपुलेशन प्रेशर पाया जाता है वहाँ पे सघन खेती, इस तरह की जो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है. अब ऐसे क्षेत्र कौन हैं? बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो हैं जो रिवर बैंक्स हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इसके अलावा जो है जो सतलज के मैदान हैं, इन्हीं मैदानों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है देश की. तो इन्हीं क्षेत्रों में जो है इंटेंसिव, जिसको हम उत्तर भारत कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में ही बेसिकली इस तरह की सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है. अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, ठीक है, कि इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. अब इसके फीचर्स को ज़रा हम लोग देख लेते हैं. तो पहली चीज़, हाई पॉपुलेशन प्रेशर को होल्ड करता है. इसके अलावा हाई लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है. ठीक है, मतलब कि इसमें मैकेनिज़्म का इस्तेमाल कम होता है, लेबर इंटेंसिव होता है. यहाँ पे लेबर का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की फार्मिंग को करने के लिए. वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड. जहाँ पे और क्या होता है, हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल्स. ठीक है, बायोकेमिकल्स के हाई डोजेस दिए जाते हैं. इसके अलावा इनपुट्स, बायोकेमिकल इनपुट्स जो है हाई डोजेस में खेतों में दिया जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में खेतों पर जो डिपेंडेंसी होती है फील्ड पर ना पॉपुलेशन की, इसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि पॉपुलेशन की ज़्यादा बर्डन की वजह से खेतों की फर्टिलिटी जो होती है वो रीगेन करने की जो क्षमता होती है, वो रिप्लेनिश करने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि खेत को, फील्ड को एक भी साइकिल ऑफ क्रॉप में छोड़ा नहीं जाता है. ठीक है, साइकिल ऑफ क्रॉप में फसल की जाती है और एक भी वैकेंट सीज़न नहीं होता है फसलों के लिए. तो खेतों को जो रिप्लेनिश होने के लिए अपनी उर्वरता को, अपनी फर्टिलिटी को जो समय चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल पाता है. एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. तो इसमें क्या करना होता है कि बायोकेमिकल्स का, हैवी बायोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, सभी केमिकल्स का इस्तेमाल करके इन फील्ड्स को, इनमें क्रॉपिंग की जाती है, इसमें फार्मिंग की जाती है. इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन.
यहाँ इरिगेशन का इस्तेमाल जो है हायर प्रोडक्शन ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है ज़्यादा। अब क्योंकि इन क्षेत्रों में जब बायोकेमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हाई येल्डिंग वैरायटी वाली सीड्स का इस्तेमाल किया जाता होगा। अब हाई येल्डिंग वैरायटी वाली सीड्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। बायोकेमिकल्स के साथ साथ इरिगेशंस का भी यूज इसमें हायर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। आफ्टर इट so though the right of inheritance leading to a division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical. ओके, दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इन क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको कहते हैं उत्तराधिकार का अधिकार, राइट टू सक्सेस। ओके, सक्सेसरशिप का अधिकार इसमें जुड़ा होता है। हमारे यहाँ की एक प्रिवेलेंट रिचुअल है, एक प्रचलित जो है मान्यता है, एक प्रचलित जो है ट्रेडिशन है, ठीक है, जहाँ जनरेशन बाय जनरेशन लैंड होल्डिंग जो होती है उसकी ओनरशिप फादर से सन में, फिर उसके सन में, फिर उसके सन में ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। तो इस ट्रांसफ़र होने के क्रम में अगर ये ट्रांसफ़र्स आप समझ लीजिए एक इतना बड़ा प्लॉट है एक जो है मैन का, अगर उसके 2 सन हो गए तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद अगर इन सब के भी 2-2 लड़के हो गए तो ये इसकी साइज़ और भी छोटी हो जाएगी, और भी छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से लैंड होल्डिंग बहुत छोटी हो जाएगी, और ऐसे होते होते लैंड होल्डिंग जो साइज़ होती है, भूजोत का जो प्रकार है इंडिया में, वो बहुत ही छोटा पाया जाता है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो इस सब के लैंड राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से लीडिंग टू द डिवीज़न ऑफ लैंड। अब इसका एक चीज़ और क्या दिख रहा है आपको कि लैंड का डिवीज़न चला जा रहा है, ठीक है। अब इससे इनहेरिटेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती है वैसे वैसे ज़मीन का आकार, खेत का आकार छोटा होता चला जाता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि जितना ये छोटा लैंड मास हो जाएगा ना, जनरेशन्स के साथ साथ हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज़ अनइकोनॉमिकल, और उससे क्या होगा कि वो लैंड होल्डिंग साइज़ इतनी छोटी हो जाएगी कि वो अनार्थिक हो जाएगी, उसका इकोनॉमिक वैल्यू समाप्त हो जाएगा, मींस वो अनइकोनॉमिक हो जाएगी। अगर जनरेशन बाय जनरेशन ऐसे डिवाइड होती रहती है तो वो धीरे धीरे करके इतनी छोटी हो जाएगी कि वो अनइकोनॉमिक हो जाएगी, ना वहाँ मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा, ना वहाँ पे कोई मैकेनिकल टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, कमर्शियल फार्मिंग को नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कारण होता है जिसके लिए यहाँ के लोग जो होते हैं मजबूर होते हैं कि वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करें, छोटे से लैंड मास पे जबरन उनको ढेर सारा फसल उगाने के लिए जो है ना, फसल मतलब उगानी पड़ती है अपनी जीविका चलाने के लिए, और केवल पेट ये भी भरते हैं। बस इनका क्या होता है कि ये परमानेंट सेटल्ड होते हैं, और इनके पहले जो प्रिमिटिव्स थे वो घूम घूम करके करते थे, वो टेम्पररी जो है एक लैंड मास के ऊपर ओन करते थे या उस पर फार्मिंग करते थे, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood। अब क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता है, लिवलीहुड का अब्सेंस होता है, अल्टरनेटिव लिवलीहुड के ऑप्शंस का क्या होता है, यहाँ पे अब्सेंस होता है। तो जब अल्टरनेटिव सोर्सेस का अब्सेंस होता है, मतलब खेती के अलावा और कोई रोज़गार नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है और तमाम चीज़ें नहीं हैं, तो क्या होता है कि इन क्षेत्रों में फिर उसके अब्सेंस की वजह से लोग हाईली ओवर डिपेंड होते हैं इन्हीं फार्म फील्ड्स के ऊपर फार्मिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो दस देयर इज़ एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, इसलिए एग्रीकल्चर लैंड पे एनॉर्मस प्रेशर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा खेती वाली भूमि पर इन क्षेत्रों में बहुत प्रेशर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने डिस्टिंग्विश्ड
एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा होगा, अस्पष्ट बेरोजगारी के बारे में या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सुना होगा, तो वो यहाँ पे पाई जाती है। क्योंकि खेत की जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो बहुत ही छोटी हो जाती है, और जनरेशन बाय जनरेशन पॉपुलेशन बढ़ने से ना पॉपुलेशंस बड़ी रहती है, कई बच्चे होते हैं, उनके बीच में छोटे से लैंड पे बंटवारा होता है। और क्योंकि इन क्षेत्रों में रोज़गार न होने की वजह से मजबूरन फोर्सफुली ये सारे बच्चों को एक ही खेत में काम करना पड़ता है। जहाँ 2 लोगों के लिए काम पर्याप्त है वहाँ 5-5 लोग मिल के करते हैं। तो 3 लोगों के लिए दिखाई पड़ता है काम है, लेकिन काम होता नहीं है। ठीक है, तो ये अस्पष्ट बेरोजगारी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरह की जो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिस इंटेंसिव सबसिस्टेंस। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कॉमर्शियल फार्मिंग की ओर चलते हैं। ठीक है, जब हम कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। ठीक है, तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस तरह की फार्मिंग के, वो क्या होते हैं? द यूज़ ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। तो मॉडर्न इनपुट्स का हायर डोजेस का इस्तेमाल करना जो है, ठीक है, ये इस तरह की जो एग्रीकल्चर होती है, इसका मुख्य जो विशेषता क्या होती है कि यहाँ पे हायर डोजेस में मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न इनपुट्स का मतलब क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए जो कॉमर्शियल फार्मिंग होती है बच्चों, कॉमर्शियल फार्मिंग, द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉमर्शियल फार्मिंग इज़ टू गेन मैक्सिमम। ठीक है, इनका अपना जो सबसे महत्वपूर्ण गोल होता है वो होता है सर्वाधिक मात्रा में कैसे लाभ कमाया जाए। सो जब उनको बेनिफिट, मैक्सिमाइज बेनिफिट की तलाश होती है, मैक्सिमम बेनिफिट की तलाश में जब ये होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके लिए उन्हें जो है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल, क्योंकि उन्हीं से ही मैक्सिमम प्रोडक्शन इंश्योर होता है, इसके लिए उन्हें उसके सपोर्ट में सप्लीमेंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ना, टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। क्योंकि यहाँ क्रॉप की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है, गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं होता है, केवल हाई यील्डिंग ही ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे ही तमाम केमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, बड़ी मात्रा में फसल पैदा की जाती है, प्रोडक्टिविटी को हाई रखा जाता है। So the degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. So the degree of commercialization है agriculture का, वो क्या होता है? varies, अलग अलग होता है, from one region to another, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वो बहुत ही ऊंचा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप इस चीज़ को देखिए कि जो डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन, मतलब कि यहाँ जो कमर्शलाइजेशन होता है एग्रीकल्चर का, वो अलग अलग होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में कुछ फसलों को कमर्शलाइज किया जाता है, कुछ क्षेत्रों में अलग फसल को किया जाता है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग क्षेत्र अपनी जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक, इसके अलावा जो है सॉइल और तमाम तरह की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस पे डिपेंड होकर के अलग अलग तरह की क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो कमर्शियल क्रॉप की बात करें तो राइस इज़ ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। जहाँ एक और चावल हरियाणा और पंजाब में कमर्शियल क्रॉप के रूप में बोई जाती है। ठीक है, एक कमर्शियल क्रॉप के रूप में हरियाणा और पंजाब में राइस जो है मींस पैडी बोया जाता है। बट इन ओडिशा इट इज़ सब्सिस्टेंस क्रॉप। लेकिन पश्चिम बंगाल में, पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, और इसके अलावा जो है जो उड़ीसा वगैरह है, यहाँ पे चावल जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत आता है। हम इसको सब्सिस्टेंस लेवल पे ही इसको प्रोड्यूस करते हैं। वहीं 2 राज्य और उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न हिस्सा है, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हाई यील्डिंग होती है इनकी, और इनका
प्योर जो ऑब्जेक्टिव होता है, उनका प्योर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसको कॉमर्शली प्रोड्यूस करना और इससे अधिक लाभ कमाना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे आता है, अब बात आती है कि प्लांटेशन इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। प्लांटेशन का मतलब आप जानते हैं, बागवानी कहा जाता है जिसको। तो प्लांटेशन एक ब्रिटिशर्स के द्वारा या फिर डच और पुर्तगीज़ के द्वारा, बेसिकली डच और ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई एक नई विधा थी एग्रीकल्चर की, एक नई मेथड थी एग्रीकल्चर की, ठीक है, जिसे प्लांटेशन कहा गया, ठीक है। तो जो है प्लांटेशन भी एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग होता है, क्योंकि इसका भी सोल पर्पस क्या होता है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह के जो है फार्मिंग में, ठीक है, जब हम ऐसी फार्मिंग की बात करते हैं तो इस तरह की फार्मिंग जो होती है, सिंगल क्रॉप इज़ शोन ऑन अ लार्ज एरिया, एक सिंगल क्रॉप ही एक बड़े क्षेत्र में बोई जाती है, ठीक है। एक लंबे या एक बड़े क्षेत्र में एक सिंगल क्रॉप ही बोई जाती है। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन का जो है, ठीक है, प्लांटेशन एक इंटरफेस की तरह काम करता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक मध्यस्थ, एक मेडिएटर के रूप में काम करता है यहाँ पे, ठीक है। एक सिंगल क्रॉप को लंबे एरिया में लंबे समय तक के लिए बोया जाता है यहाँ पे, और प्लांटेशन जो होता है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बीच का एक लिंक होता है। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। यहाँ पे बड़े जो है लैंड रेजिम्स का इस्तेमाल किया जाता है, भूमि क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, जिसमें कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जिसके थ्रू जो है कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव दो तरह के इनपुट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ इंटेंसिव में लेबर इंटेंसिव था, यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव जो है इनपुट्स, मतलब कि सारे सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज़्म का इस्तेमाल किया जाता है फसल उगाने के लिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। और माइग्रेंट लेबरर्स का इसमें इस्तेमाल होता है लेबर पर्पस के लिए। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़। और जो कुछ भी यहाँ प्रोड्यूस होता है वो सर्वाइवल के लिए नहीं रखा जाता है, बल्कि उसका इस्तेमाल जो है एक रॉ मटेरियल के रूप में, एक इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। तो ये जो भी यहाँ प्रोड्यूस होता है उसका पूरा का पूरा जो है कंजप्शन कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल के रूप में होता है, ठीक है। सो इन इंडिया अगर हम इसकी बात करें प्लांटेशन क्रॉप्स की, तो टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या हैं, ये सब इंडिया में कमर्शियल क्रॉप्स हैं, आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांटेशन क्रॉप कहलाते हैं। टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोज इन दीज स्टेट्स, ठीक है। तो जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब जो फसलें हैं ये प्लांटेशन के रूप में इंडिया में बोई जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। जैसे चाय आसाम में बहुत फेमस है, वो एक प्लांटेशन की बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अलावा नॉर्थ बंगाल वगैरह में भी, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, कर्नाटका में जो है कॉफ़ी जो है कर्नाटका में हो गया, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं केरला वगैरह में जो है, तमिलनाडु में रबड़ हो गया, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वगैरह में केला हो गया। इन सब की जो है शुगर केन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स के रूप में उगाई जाती हैं। सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट, क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ क्या होता है, वो केवल मार्केट पर्पस के लिए होता है। सो अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। तो अब इसके लिए क्या होता है प्लांटेशन के या लगाने के पीछे, उसको लोकलाइज करने के पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं।
उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि प्रोडक्शन जो इसका होता है वो मेनली मार्केट पर्पस के लिए होता है। तो इसका मतलब होता है कि आसपास में एक अच्छा बाज़ार होना चाहिए। इसके अलावा बाज़ार को जोड़ने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क हो, अच्छा कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी हो उस प्लांटेशन एरिया और उस बाज़ार के बीच में, ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हों जहाँ चीज़ें प्रोसेस हो सकें ना। इसके और बाज़ार जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण अपना एक भूमिका निभाती हैं ना प्लांटेशन के डेवलपमेंट को लेकर के। तो दिस इज़ व्हाट द प्लांटेशन एंड स्पेशली दैट कमर्शियल फार्मिंग। तो बच्चों आज हम लोगों ने 2 टाइप की फार्मिंग पढ़ी है, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी जो है हमने कमर्शियल फार्मिंग पढ़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके आगे अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। आज के लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और दूसरी चीज़ जो है ना कि आपको ये अगर आपको ये आप पसंद आया हो तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स। We shall meet in the next lecture very soon. Till then, bye bye.